नमस्कार दोस्तों। आज के मेटल सीरीज 15 में मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा। तो जो ग्लोबल कंसर्न है ग्रीन एनर्जी को लेकर के, उसके बारे में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। तो अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यह फर्स्ट मेटल है और सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट और मेटल हैं। और इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और यह डाई एटॉमिक स्टेट H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। और इसके हाइड्रोजन के जो है किसी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट से कहीं ज़्यादा कंपाउंड्स अवेलेबल हैं और यह फर्स्ट एलिमेंट है जैसा मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में। और ये बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता है अल्कली मेटल से और यह बहुत ही ज़्यादा रिसेंबल करता है हेलोजन मेटल से। रीजन है यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। और हेलोजन की तरह जो है यह एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नोबल गैस की तरह बनने का प्रयत्न करता है। और इसके बहुत सारे ऑक्साइड्स और सल्फाइड और दूसरे कंपाउंड हैं। और न्यूक्लियस साइज अगर देखें तो इसका जस्ट 1.5 × 10⁻³ pm है, जबकि जनरली बाकी सारे मेटल और एलिमेंट का जो ये रेंज है वो 50 से 200 की साइज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना छोटा एटम होगा। तो अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो पूरे यूनिवर्स में यह लार्जेस्ट एलिमेंट अवेलेबल है। जैसे कि जुपिटर और सैटर्न में लगभग 100% हाइड्रोजन का ही एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर हम अपने ग्लोब को देखें तो यह मतलब थर्ड एबेंडेंट है। लेकिन लाइट वेट होने के कारण इसका परसेंटेज ऐसे लोअर है, लेकिन बहुतायत में ये पाया जाता है। इसके कारण ही सोलर सिस्टम मतलब अवेलेबल है। और दोस्तों 1934 में अमेरिकन साइंटिस्ट हेराल्ड रे को ड्यूट्रियम, जो कि हाइड्रोजन का एक अलग स्वरूप है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो जनरली हाइड्रोजन जो है 3 फॉर्म में होता है। एक H2 जो 1,1 फॉर्म कहा जाता है, दूसरा है H2 जो 1 प्रोटॉन और आउटर में 1 न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है, उसे ड्यूट्रॉन कहते हैं, जो हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और तीसरा है ट्रिटियम जिसमें आउटर सेल में 2 न्यूट्रॉन अवेलेबल हो जाता है और ये रेडियो आइसोटॉप है। तो यूनिवर्स में अगर मास के रूप में देखें तो 70% से ज़्यादा टोटल मास जो है वह हाइड्रोजन से बना हुआ है। और अगर हम प्रिंसिपल एलिमेंट अगर सोलर सिस्टम का देखें तो यह हाइड्रोजन ही है। और समझिए कि पूरे अर्थ क्रस्ट में ओशन और अर्थ क्रस्ट का मिला करके यह 0.15% है। लेकिन अगर वॉल्यूमेट्रिक अगर हिसाब से देखें तो यह 15.4% अवेलेबल है। और जैसा मैंने बताया कि यह 3 फॉर्म में है। तो हाइड्रोजन अगर आप एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तो उसको बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे जिंक के स्मॉल पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में अगर उसे HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ZnCl2 मिलेगा और H2 लिबरेट होगा। दूसरा प्रोसेस है, आप उसे जिंक को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कराते हैं तो आपको सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में निकलेगा। उसके सामने अगर आप जो समझिए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, उनको अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप H2O के प्रेजेंस में, स्टीम के प्रेजेंस में कैटलिस्ट निकल रखते हुए
अगर करते हैं तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और 3H2O मिलेगा। और अगर कोल से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मॉडरेटली थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मिलेगा। लेकिन जैसा मेरा सब्जेक्ट है कि अगर ग्लोब का जो ग्रीन एनर्जी का कंसर्न है, अगर उसे एड्रेस करना है तो हाइड्रोजन एक बहुत ही वायबल और इकोनॉमिकल ऑप्शन है। रीजन कि हाइड्रोजन के कारण, मतलब अगर देखें तो लाइटर वेट होने के कारण पर मास जो एनर्जी मिलती है वो कंपेयर करिए कि लिथियम में वो महज 520 किलो जूल्स पर मोल है, फ्लोरीन में वो जस्ट 1680 किलो जूल्स पर मोल है। तो उसके कंपैरिजन में इतना लाइटर होने के बावजूद हाइड्रोजन से आपको 1320 किलो जूल्स पर मोल मिलता है। तो अगर आप मास के कंपैरिजन में देखें तो हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। तो यह, और दूसरा कि इसका जो आउटपुट है उसमें कोई भी पॉल्यूटेंट क्रिएट नहीं होता, जैसे दूसरे फॉसिल फ्यूल या जो कोल बेस्ड हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तरीके हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स बहुत मात्रा में निकलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आने वाले समय में इस यूनिवर्स का, इस ग्लोब का एक बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स होगा। अब देखा जाए तो यह मतलब पानी के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। इवन हमारे बॉडी में भी मोर देन 65% जो है वो H2O है, मतलब H2 है। सभी लिविंग सेल, टिश्यूज वगैरह में मतलब आप हाइड्रोजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप देखें तो मतलब जो पानी का अगर मैं बताऊँ H2O जो है इसका एक बहुत ही पॉपुलर स्वरूप, तो ओशन जो है उसमें इसकी मात्रा 97.33% है। दूसरे नंबर समझ लीजिए कि पूरे H2O का 97% ओशन से मिलता है। पोलर आइस और ग्लेशियर्स जो वर्ल्ड वाइड हैं उससे महज 2.04% मिलता है। उसके सामने जो ग्राउंड वाटर है थर्ड रैंक पे, उससे हमें जस्ट 0.61% वाटर मिलता है। और जितने लेक्स हैं उससे 0.009% मिलता है। और सामने अगर सलाइन लेक्स देखें तो उससे हमें 0.008% मिलता है। और सॉइल में जो मॉइस्चर है वो उसमें 0.005% है। और समझिए कि जो वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो 0.01% मिलता है। और रिवर के थ्रू जो हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है उसकी मात्रा 0.0001% है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो और ड्रिंकिंग वाटर का पैरेलल अगर भविष्य में सबसे बड़ा अगर स्रोत होगा तो वो एकमात्र ओशन और पोलर आइस, राइट, एंटार्क्टिका और ये वगैरह है। तो इसे निकालने के, मतलब हाइड्रोजन को निकालने के जो मैंने प्रयोग बताए लेबोरेटरी स्केल पे, अगर कमर्शियल बेस पे अगर इसको एक्सप्लॉइट करना चाहें तो आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके इसे पा सकते हैं, या वार्म एक्वियस बेरियम हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करके इसे निकाल सकते हैं, या आप ब्राइन, जैसे ब्राइन जो है NaCl, उसके इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी आप ये मतलब हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो आज के डेट में 77% से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोकेमिकल्स के रिएक्शन से निकलता है, और 18% हाइड्रोजन जो है वो कोल के प्रोसेस से निकलता है, और 4% जो है वो आपको दूसरे फॉर्म में निकलता है। तो इस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये हाइड्रोजन कहाँ कहाँ उपयोगी है? सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, उसके लिए ये उपयोगी है। और जैसा मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, इनके प्रोडक्शन में ये हो जाता है। मेटल हाइड्राइड्स बनाने के लिए इसका यूज़ होगा, और जो हैवी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए भी हाइड्रोजन
काफ़ी उपयोग होता है। इवन वेल्डिंग और गैस कटिंग के लिए भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग बहुतायत में होता है। और खाने पीने की चीज़ों में जो वनस्पति घी है, राइट, जो अनसैचुरेटेड पॉली वेजिटेबल्स हैं, उनमें हाइड्रोजनेशन से वनस्पति घी बनता है। तो इसके बहुतायत उपयोग है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि वर्ल्ड का अगर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, बिना कोई पॉल्यूशन जनरेट किए अगर भविष्य में जो जाना है, तो उसके लिए हाइड्रोजन एक मात्र विकल्प है, जिससे खूब सारे आपको हीट मिलेंगे। इवन रॉकेट में भी फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन यूज होता है। तो मेन लाक्षणिकता यह है कि हाइड्रोजन के कारण कोई पॉल्यूटेंट्स जनरेट नहीं होता, इसलिए अपने एनवायरनमेंट को और ओवरऑल ग्लोब को जो है वो क्लाइमेट चेंज से बचा सकता है। आने वाला भविष्य जो है वह हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंट है। थैंक यू दोस्तों।